नमस्कार साथियों, मैं मनीष पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष में। साथियों, हम लोग आप भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान के तहत भारत में संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे और भारत के संवैधानिक विकास में पिछली क्लास में हम लोगों ने 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था और 1813 के चार्टर एक्ट के बाद आप लोग को बताया था मैंने कि 1793 के अधिनियम के बाद हर 20 वर्षों के बाद कंपनी का जो भारत में लाइसेंस था उसको रिन्यू किया जाता था, आगे के लिए बढ़ाया जाता था। तो 1813 के चार्टर एक्ट के बाद जब 1813 के बाद 1833 में 20 साल पूरा होगा, तो 1833 में पुनः कंपनी ने ब्रिटेन की संसद के सामने ये प्रस्ताव रखा कि उनका लाइसेंस क्या कर दिया जाए, रिन्यू कर दिया जाए भारत में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट की अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की। बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट आया था ये। और 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें अगर, तो 1833 का चार्टर एक्ट भारत के संविधान के निर्माण में भी बहुत उपयोगी साबित हुआ है। 1833 का चार्टर एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय अगर आप ब्रिटेन की तत्कालिक स्थितियां हम लोग देखें तो ब्रिटेन में बहुत सारी नई नई अवधारणाएं निकल करके आ रही थी। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स ग्रे, है ना। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीएम हुआ करते थे ब्रिटेन के, नाम उनका लिख दे रहा हूँ, नाम था उनका क्या? चार्ल्स ग्रे। एक बहुत बड़े सुधारवादी नेता हुआ करते थे चार्ल्स ग्रे। चार्ल्स ग्रे की अगर बात करें, सुधारवादी नेता थे, अर्थात मानवाधिकारों की बात करते थे, मानव अधिकारों की बात करते थे। तो इस समय के ब्रिटेन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे, बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री थे जो आप देखेंगे मानवतावादी अर्थशास्त्र की बात करते थे, उपयोगितावादी अर्थशास्त्र की बात करते थे, या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आप देखेंगे क्या मुक्त व्यापार शामिल हो, जिसमें क्या शामिल हो? मुक्त व्यापार। अर्थात आप देखेंगे ब्रिटेन में मुक्त व्यापार की जो नीति थी वो जोर पकड़ रही थी कि सभी व्यक्तियों को व्यापार करने का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। और तो और ब्रिटेन में बहुत सारी मानवतावादी अवधारणा जन्म ले रही थी, मानवाधिकार से संबंधित मानवतावादी अवधारणा, है ना। मानवतावादी अर्थात मानववाद, मानवाधिकार, मानव के अधिकारों पर बल दिया जा रहा था, मानवाधिकार पर बल दिया जा रहा था। किस समय? तो इस 1833 के समय में ब्रिटेन में ये सब सारी चीज़ें कहाँ चल रही हैं? तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं कहाँ? ब्रिटेन में चल रही हैं। मानवाधिकार की बात चल रही है। इसी समय आप देखेंगे ब्रिटेन में दास प्रथा को समाप्त करने की बात, ब्रिटेन के मानवतावादी विचारकों ने दास प्रथा, बोला गया कि दास प्रथा पूरे विश्व में दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन तो छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में कहीं भी दास प्रथा नहीं होनी चाहिए। दासों के व्यापार पर, दासों के व्यापार पर क्या लगना चाहिए? दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दासों के व्यापार पर क्या लगना चाहिए? दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसी समय आप देखेंगे कि एक नया सिद्धांत उपयोगितावाद निकल करके आया। आपने नाम सुना होगा बेंथम का, आपने जर्मी बेंथम का नाम सुना होगा, जिन्होंने उपयोगितावाद की अवधारणा दी थी। और जर्मी बेंथम ने अपने उपयोगितावाद की अवधारणा में कहा था कि दरअसल ये उपयोगितावाद है क्या? तो जब इसका जन्म हुआ ब्रिटेन में तो उस समय कहा यह गया कि कोई भी अगर कानून बनता है तो उस कानून का लक्ष्य ये होना चाहिए कि अधिकतम लोगों को उस कानून से फायदा मिलना चाहिए, है ना। मतलब भारतीय समाज या ब्रिटेन का समाज या विश्व का समाज उपयोगितावादी सिद्धांत ये कहता था
कि अगर कहीं भी कोई भी कानून का निर्माण हो रहा है तो उस कानून से अधिकतम लोगों को क्या प्राप्त होना चाहिए, सुख प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं बेंथम का एक्सेस हुआ करता था, नाम आप लोगों ने सुना होगा जेम्स मिल का, और ये जेम्स मिल ब्रिटेन का था। तो जेम्स मिल भी एक उपयोगितावादी विचारक था, और जेम्स मिल की ये सिद्धांत ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे थे। ब्रिटेन की जनता इसके सिद्धांतों को अपना रही थी। मानवतावाद की अवधारणा मैंने आप लोग को बताया है कि मानवतावाद की अवधारणा निकल के आ रही है। दास के प्रथा पर दासों प्रथा, दासों को रोकना, दास प्रथा परंत, यहीं पर देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब क्या हुआ इसका, ये सब सारे विचार ब्रिटेन में बहुत तेजी से क्या हो रहे थे, प्रचार बहुत तेजी से फैल रहे थे ब्रिटेन में। और उसी समय आप देखेंगे ये पेश किया जाना था क्या। अच्छा, एक बात और बता दूं, यही आप देखेंगे कि जब ये सारे विचार बहुत तेजी से फैल रहे थे तो ब्रिटेन में 1833 के चार्टर एक्ट पेश होने से पहले बहुत आप देखेंगे एक एक्ट, रिफॉर्म एक्ट पेश किया गया था ब्रिटेन के लिए, है ना। इसके तहत वहाँ के नागरिक अधिकारों को, बहुत सारे नागरिक अधिकारों को प्रदान किया गया था। कहाँ, ब्रिटेन में। तो रिफॉर्म एक्ट भी पेश हुआ था कहाँ पर, ये सब सारी बातें मैं कहाँ कर रहा हूँ, ब्रिटेन की बातें कर रहा हूँ। तो आप अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, मुक्त व्यापार की नीति होनी चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली होना नहीं चाहिए। समाज में मोनोपोली अच्छी चीज नहीं है, एकाधिकार अच्छी चीज नहीं है। सभी लोगों को क्या होना चाहिए, व्यापार का अधिकार होना चाहिए। ये सब सारी बातें चल रही हैं। उसके बाद तो ग्रे तो हैं ही, ये क्या है, मानवतावादी विचारक हैं। ग्रे के साथ साथ उपयोगितावादी विचारक हैं कौन, मिल, जेम्स मिल। जेम्स मिल के बाद आप देखेंगे तो एक और आप देखेंगे सुधारवादी नेता हुआ करते थे जिनका नाम था मैकाले। जिनका नाम क्या था, मैकाले। मैकाले की अगर बात की जाए तो मैकाले ये संसद सदस्य हुआ करते थे। मैकाले को देखेंगे तो ये क्या हुआ करते थे, संसद सदस्य हुआ करते थे, और ये भी सुधारवादी अवधारणा को लेकर के उत्साहित रहते थे। ये सारे लोग ब्रिटेन में नई नई चीजें, नई नई अवधारणाएं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्वयं वहाँ के पीएम चार्ल्स ग्रे भी, है ना। तो इन सब परिस्थितियों में आप देखेंगे तो 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटेन की संसद में क्या किया जाना था, पेश किया जाना था। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दिया कि किन परिस्थितियों में 1833 का चार्टर एक्ट आना था। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में आप देखेंगे तो 1909 में एक मार्ले मिंटो सुधार भारत में पेश किया गया था। और मार्ले की अगर बात की जाए तो मार्ले ने कहा था कि 1833 के चार्टर एक्ट ने हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें प्रदान की हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। भारतीय संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट से आप देखेंगे देखने को मिलती हैं, उसकी झलक देखने को मिलती है भारतीय संविधान में। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान क्या क्या थे, कौन कौन से प्रावधान किए गए इस अधिनियम के द्वारा। जरा इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले अगर प्रावधान की बात करें, एक बात बताइए मुझे, अगर भारत में कंपनी की अगर बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो आप सबको पता है कि यहाँ मुंबई में गवर्नर है, यहाँ मद्रास में गवर्नर है, और यहाँ है गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। और आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन की संसद या ब्रिटिश क्राउन चाहती है कि भारत में क्या किया जाए, एक केंद्रीकृत व्यवस्था अपनाई जाए। केंद्रीकरण का प्रयास कर रही थी ब्रिटेन की, आप देखेंगे सरकार किसका प्रयास कर रही है, केंद्रीकरण का प्रयास कर रही है। मतलब सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल को धीरे धीरे क्या करना चाह रही है, ट्रांसफर करना चाह रही है ना। केंद्रीकरण का प्रावधान भारत में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस अधिनियम के द्वारा जो पहला प्रावधान किया गया वो बहुत शानदार प्रावधान किया गया। और पहले प्रावधान में कहा गया कि अब से जो ये बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, तो इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि अब से
बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या कहा गया इस अधिनियम के द्वारा? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। कहा यह गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब से भारत का गवर्नर जनरल होगा। बहुत बढ़िया। तो पहला प्रावधान ये किया गया, क्या कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। कहाँ का गवर्नर जनरल होगा? भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्लियर हो गई बात ये? बहुत बढ़िया। तथा अगला देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा कैसे केंद्रीकरण किया जा रहा है। ये इसी पॉइंट में ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। कानून बनाने की शक्ति दी गई। मतलब अब ये क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, एक बात बताइए, यही तो है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य होते थे? 3 सदस्य होते थे। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे भारत के लिए क्या करने की शक्ति दे दी गई? कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। और ये जो प्रांतीय गवर्नर थे, याद आ रहा है आप लोगों को? ये जो प्रांतीय गवर्नर थे, इनके भाई एक बात बताइए, इनको कानून बनाने की शक्ति थी ना अपने अपने प्रेसिडेंसी में, तो इनके कानून बनाने की शक्ति को, कानून बनाने की शक्ति को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब अब प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होंगे वो पूरी तरीके से अधीन हो जाएंगे किसके? तो याद रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल के। प्रांतीय गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति जो दी गई थी, वो शक्ति क्या कर ली गई? छीन ली गई। अच्छा, किस एक्ट के द्वारा इन्हें प्रांतीय गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी? पढ़ाया मैंने आप लोगों को, तो याद करिएगा, 1726 के एक्ट के द्वारा, 1726 के एक्ट के द्वारा इन्हें क्या दिया गया था? कानून बनाने की शक्ति दी गई थी प्रांतीय गवर्नरों को। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि अब से भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ही पूरे भारत के लिए क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। मतलब भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसका काम करेगी? तो जाहिर सी बात है, विधायिका का काम करेगी। विधायिका का काम तो कर ही रही है और साथ साथ में कार्यपालिका का भी काम कर रही है। विधायिका भी और कार्यपालिका भी, दोनों शक्तियां किसके पास हैं? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास। आगे चल के देखेंगे विधायिका और कार्यपालिका का कार्य भी क्या कर दिया जाएगा? अलग अलग किया जाएगा। आगे चल के ये प्रावधान लाया जाएगा। लेकिन अभी के समय में ये कहा गया कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों का काम कौन करेगा? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी। आप जरा ध्यान से सुनिए। अब एक बात बताइए कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई कि भैया तुम पूरे भारत के लिए क्या बनाओगे? कानून बनाओगे। तो अब एक बात बताइए, पूरे भारत के लिए कानून बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इन्हें कानून का जानकार होना चाहिए, तभी तो कानून बनाएंगे, है कि नहीं? बिना कानून की जानकारी के क्या कोई व्यक्ति कानून बना सकता है? तो जाहिर सी बात है नहीं बना सकता है। तो इसीलिए अगला प्रावधान जो किया गया इसमें क्या? गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में, चौथे
सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया। एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया मतलब क्या हुआ? शामिल किया गया मतलब ये हुआ कि अब से एक बात बताइए, चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई थी। पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो अब से पुनः गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में एक सदस्य को क्या कर दिया गया? अब पुनः इस परिषद में एक सदस्य बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य बढ़ा दिया गया और जो सदस्य बढ़ाया गया वो सदस्य किस चीज का जानकार होगा? तो जाहिर सी बात है विधि का जानकार होगा, कानूनों का जानकार होगा। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की। तो आपसे एग्जाम में सवाल बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा पुनः गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 4 कर दी गई थी? तो याद रखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट। क्लियर हो गई बात? और ऐसे पहले सदस्य जो इसमें शामिल किए गए थे विधि सदस्य के रूप में, उनका नाम था मैकाले। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मैकाले। याद रखिएगा मैकाले पहले विधि सदस्य थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अगर एक बात आपसे और पूछी जाए कि बताइए बंगाल का वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो इस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था इनका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यही लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं को तो बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये दोनों बातें याद रखिएगा। तो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि विशेषज्ञ को शामिल किया गया और ऐसे पहले सदस्य थे जिनका नाम था क्या? जिनका नाम था मैकाले। क्लियर हो गई बात? ये बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यह कहा गया कि जो ये विधि सदस्य होगा, जो ये विधि विशेषज्ञ होगा, तो इस अधिनियम में कहा यह गया कि जो ये विधि विशेषज्ञ होगा यह पूर्ण सदस्य नहीं होगा। पूर्ण सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? पूर्ण सदस्य क्यों नहीं होगा? कहा यह गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो ये विधि विशेषज्ञ चौथे सदस्य के रूप में जोड़ा गया है, यह उसकी परिषद का पूर्ण सदस्य नहीं होगा तथा उसे मताधिकार का अधिकार नहीं होगा। मताधिकार का अधिकार नहीं होगा मतलब क्या हुआ? ये विधि विशेषज्ञ के रूप में तो रहेगा। जब कभी भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद भारत के लिए कोई कानून बनाएगी तो ये अपनी सलाह तो उन्हें देगा, लेकिन जब उस कानून पर वोटिंग किया जाएगा तो वोटिंग में इसका कोई भी योगदान नहीं होगा। आप देखेंगे पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया। आगे चल करके आप देखेंगे तो इसको फिर से पूर्ण सदस्य बनाया गया था 1853 के एक्ट में। क्लियर हो गई बात इतनी? तो याद रखिएगा। अच्छा, कब बनाया गया था इसे? तो याद रखिएगा 1853 के एक्ट के द्वारा इसको क्या बना दिया गया था? पूर्ण सदस्य बनाया गया था। लेकिन अभी ये 1853 में बनेगा, अभी ये पूर्ण सदस्य नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा पॉइंट ये था जो हम लोगों ने देखा कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में एक चौथे सदस्य की एंट्री कराई गई जो एक कानून का जानकार व्यक्ति होगा। ऐसा पहला सदस्य लॉर्ड मैकाले था। इसको पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया था। 1853 में जाकर के इसको क्या बना दिया गया था? पूर्ण सदस्य बनाया गया था, मतदान का अधिकार दिया गया था। मतलब एक बात है कि एक बात बताइए, हमारे देश में आज विधायिका है, हमारे देश में आज विधायिका है, क्या हमारे देश में
ऐसा कोई पद है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो विधायिका मतलब संसद में जाकर के बैठ तो सकता है लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। सेम ऐसा ही प्रावधान यहाँ किया गया था, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके जरूर। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या था इस अधिनियम में। तो कहा यह गया, अगला पॉइंट जो भी हो नोट कर लीजिएगा, ये कहा गया कि गवर्नर जनरल अब जो भी कानून बनाएगा उसे अधिनियम कहा जाएगा, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल, अब ये भारत का गवर्नर जनरल है, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल जो भी ये इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ है, जो भी कानून बनाएगा उसे क्या कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा, उसे अधिनियम कहा जाएगा। बहुत सारे अधिनियम आप लोग को पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे आगे। तो कहा यह गया कि गवर्नर जनरल अब भारत में जो भी कानून बनाएगा उसे क्या कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा। तो अब अधिनियम कहा जाएगा, तो पहले भी कुछ कहा जाता रहा होगा, कोई ना कोई नाम तो रहा होगा। तो पहले जो कानून बनते थे उन्हें विनियम कहा जाता था, उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें विनियम कहा जाता था। और इस एक्ट में कहा गया कि अब वो जो भी कानून बनाएगा उसे क्या कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा। क्लियर होगी बात ये। चलिए अगले पॉइंट की बात करें अगर दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये कहा गया क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंग्लैंड में आप देखेंगे मुक्त व्यापार की नीति बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही थी। तो ये कहा गया कि अब से भाई मुक्त व्यापार मतलब कहीं भी जाकर के कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। तो इस अधिनियम में ये कहा गया, क्या, अगला पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। मतलब क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय का व्यापार करने का अधिकार तो इनको था, लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि अब से आपका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त होता है। मतलब अब आप अकेले भारत में व्यापार नहीं करेंगे, इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत में आ सकता है और आकर के व्यापार कर सकता है। आप भी व्यापार करिए, कोई बात नहीं है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जाहिर सी बात है प्रशासन के क्षेत्र में सीमित किया जा रहा था, इनको प्रशासनिक अधिकार दिए जा रहे थे। प्रशासन, आप प्रशासन करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन व्यापार में बहुत ज़्यादा अब आपका एकाधिकार नहीं रह जाएगा। वो ये अधिनियम है जो कहता है। अच्छा, एग्जाम में पूछेगा, एक बात बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था, याद करिए, 1600 का राजलेख, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। 1600 के राजलेख में इनको व्यापार करने का एकाधिकार मिला था ना, ठीक। 1813 के एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार, यही समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया, समाप्त किया गया। लेकिन चीन और चाय का व्यापार इनको करने की अनुमति थी। चलिए, केवल यही लोग करते थे 1800 एक्ट के तहत, चाय और चीन के साथ व्यापार। और 1833 के एक्ट में क्या कहा गया, 1833 के एक्ट में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इनका व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त किया जाता है, पूर्णतः समाप्त किया जाता है। किनका है ये, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, याद रखिएगा, है ना। एग्जाम में कैसा भी सवाल बने यहाँ से आप समझ लीजिएगा और एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में सवाल आपका छूटेगा नहीं। क्लियर हो गई बात इतनी।
अगला पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा। इस एक्ट के द्वारा कहा यह गया कि भारत में दास प्रथा का अंत किया जाता है। मतलब दास प्रथा पर भी रोक लगाता है कौन सा एक्ट? तो 1833 का चार्टर एक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत दास प्रथा के अंत का प्रावधान किया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लेकिन प्रावधान तो ला दिया गया था, ये दास प्रथा वाला, दास प्रथा का प्रावधान ला तो दिया गया था किस एक्ट में? 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन ये समाप्त नहीं होगा, समाप्त होगा ये जाकर के 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के काल में। लॉर्ड एलन बरो, याद रखिएगा इनका भी नाम। समाप्त होगा 1843 में लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में। लेकिन प्रावधान लाया गया था किसके शासनकाल में? तो भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, उसके शासनकाल में प्रावधान ये लाया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? चलिए अब एक बात बताइए, पिछले एक्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रिटेन के इंजीनियरों और व्यापारियों को अगर भारत आना होता था, भारत में रहने के लिए, तो उन्हें क्या करना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना। तो अब ये कहा गया, अब क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत आ सकता है, उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अब आपको भारत में आने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। आप भारत धूमधाम से आइए और भारत में धूमधाम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात ये। अगर आगे देखा जाए कि और क्या प्रावधान करता है ये 1833 का चार्टर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस एक्ट को। तो अगर और प्रावधान देखे जाएं कि 1833 के चार्टर एक्ट में और क्या क्या प्रावधान किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या भारत के लिए, तो अगला एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें प्रावधान ये किया गया था कि देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी केंद्रीकरण को पूरा कर चुकी है, एक केंद्रीकृत व्यवस्था बना चुकी है। और केंद्रीकृत व्यवस्था जब बन गई तो केंद्रीकृत व्यवस्था बनने के उपरांत ब्रिटिश संसद को लगने ये लगा कि भाई भारत में लिखित कानूनों की आवश्यकता है। लिखित, अगर कोई भी चीज़ लिखित रूप में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग उसका अनुपालन ठीक से कर पाएंगे। और अगर कोई वाद विवाद होता है तो लिखित चीज़ रहेगी तो जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये लोग चाहते थे कि भारत में लिखित कानूनों के माध्यम से शासन किया जाए, कानून लिखित रूप से होने चाहिए। अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया? अगला प्रावधान ये किया गया, इसमें कहा गया 1833 के चार्टर एक्ट में कि भारत में एक विधि आयोग, विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। भारत में एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा, विधि आयोग का गठन किया जाएगा। अब एक बात बताइए, विधि आयोग का गठन किया जाएगा और हुआ क्या आगे चल करके समझिएगा जरा इसको। 1834 में भारत में पहला विधि आयोग भी गठित किया गया था। 1834 में भारत में पहला विधि आयोग का भी गठन किया गया। कहा गया किस एक्ट में कि भारत में विधि आयोग बनाया जाएगा? कहा गया था 1833 के
चार्टर एक्ट में। और भारत में पहला विधि आयोग बना कब था? तो भारत में पहला विधि आयोग बना था 1834 में, और इस विधि आयोग के अध्यक्ष थे वही लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले से कहा गया कि आप कानूनों को क्या करिए? संहिताबद्ध करिए। कानूनों को संहिताबद्ध करिए, कोडिफिकेशन करिए, संहिताबद्ध करिए, उनको लिखित रूप दीजिए। और इन्हीं लॉर्ड मैकाले ने, ये आप देखेंगे 1834 में ये प्रावधान हो गया कि कानूनों का कोडिफिकेशन किया जाएगा, लिखित कानून बनाए जाएंगे। और इन्हीं को आप आगे चल करके देखेंगे कि भारत में आईपीसी और सीआरपीसी के ये जो कानून हैं ये यहीं से निकल करके आते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी बनना कब शुरू हुए थे? 1834 लॉर्ड मैकाले के टाइम से। और आप देखेंगे कि इनका निर्माण कब जाकर के पूरा होता है भारत में? तो इनका निर्माण जाकर के पूरा होता है 1860 में, जिन्हें आप लोग आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, कितने इसमें क्या कहते हैं धाराएं हैं? 511। आईपीसी में कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इनकी अगर बात करें तो ये लागू कब किए गए थे? 1860 में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना, याद रखिएगा इसको। तो ये आईपीसी सीआरपीसी कहाँ से निकल करके आ रहे हैं? इसी 1833 के चार्टर एक्ट से निकल के आ रहे हैं। और आज भी देखिए भारतीय संविधान में सारी चीज़ें आईपीसी सीआरपीसी, इन्हीं को आप देखेंगे थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन करके या उनमें कुछ संशोधन करके हमारे संविधान में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। तो याद रखिएगा विधि आयोग का गठन, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे पहले विधि आयोग के? लॉर्ड मैकाले। समय समय पे और भी बहुत सारे विधि आयोग गठित किए गए थे, वो मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को। तो आईपीसी और सीआरपीसी बनकर के कब तैयार हुआ था? तो याद रखिएगा 1860 ईस्वी में जाकर के ये बनकर के तैयार हुआ था और भारत में इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।